My dear friends, you are mostly welcome on your channel Study for On. If you get profit from this channel, then subscribe to my channel and also press the bell icon. तो जैसे हम लोग देखे थे, रदरफोर्ड अपने मॉडल पर एटम का स्टेबिलिटी बता नहीं पाया था। ठीक है, एटम स्टेबल नहीं होता था, उसमें न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन फॉल कर जाता था और न्यूक्लियस फाइनली क्या कर जाता था, कोलैप्स कर जाता था। लेकिन ऐसा तो रियल में होता नहीं है। तो इन सारी चीज़ को ठीक करने के लिए रदरफोर्ड के मॉडल का ड्रॉबैक्स जो था, कमियां जो थी, उसको ठीक करने के लिए एक नया साइंटिस्ट आई है। चलिए मैं उसके बारे में बताता हूँ। ठीक, तो एक डेनिश साइंटिस्ट थे, ठीक, जिसका नाम था बोर। तो रदरफोर्ड अपना मॉडल लेके आया था 1911 में। 1913 में एक डेनिश साइंटिस्ट जिसका नाम था बोर, निल्स बोर होता है, निल्स बोर, ये डिस्कवर है, ये इसने डिस्कवर किया। सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का डिस्कवर कौन किया था बोलने से, तो निल्स बोर। इसने खोजा क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, है ना। निल्स बोर ने रदरफोर्ड के ही मॉडल का आधार को बनाए रखा है, रिटेन्ड द मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। इसने रदरफोर्ड के मॉडल को बरकरार रखा और उसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो निल्स बोर का जो मॉडल था उसका नाम हुआ बोर्स एटॉमिक मॉडल, है ना। और इसका जो मॉडल था बेस्ड ऑन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बेस्ड ऑन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर आधारित, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर आधारित। फिर मैं नहीं लिख रहा उसका हिंदी, ठीक है, छोटा सा। इसने अपने मॉडल पर अप्लाई किया प्लैंक क्वांटम थ्योरी। मैं नहीं बता रहा हूँ, प्लैंक क्वांटम थ्योरी अपने 1900 में अपना एक मॉडल दिया था जिसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश किया था। एक सिलेंडर लिया था होलो स्फीयर जो ब्लैक बॉडी के साथ था, ब्लैक कलर का था, प्लेटिनम का, उसमें एक होल रखा था। इसमें जितना एनर्जी इमिट कर रहा था, पहले जितना एनर्जी ऑब्जॉर्व कर रहा था, बाद में भी उतना एनर्जी इमिट कर रहा था। उसने बताया था एनर्जी जो होता है किसी भी लाइट का, किसी भी चीज़ का, तो उस लाइट का, उस वेव का फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज़्यादा एनर्जी होगा। तो ई बराबर, फिर कांस्टेंट साइन को हटा के एच लाया था, फिर एच बराबर एक प्लैंक कांस्टेंट था, ठीक है, 6.02 × 10⁻34 जूल। तो ये बाद की बात है, मैक्स प्लैंक का जो 1900 में दिया था, ठीक, उसका थ्योरी का यूज किया था, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। लिखना होगा, हिंदी में भी लिखेंगे तो वही ना लिखेंगे, प्लैंक क्वांटम सिद्धांत। इसके बाद जो था, बोर ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया, ठीक, प्लैंक क्वांटम थ्योरी से, फिर बोर अपना पोस्टुलेट दिया, बोर अपना कंक्लूजन दिया, जिसको बोर पोस्टुलेट बोला जाता है, बोर पोस्टुलेट। यानी बोर ने जो बताया अब उसके बारे में देख रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्बिट यानी कक्ष, और इसी को बोला जाता है एनर्जी लेवल, है ना, ऊर्जा स्तर। बता, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, क्या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस,
डिस्क्रीट क्लोज पाथ, यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पर गति करता है। तो कुछ ज्यादा कुछ नहीं था, ठीक। जैसे कोई एक न्यूक्लियस है ये, और एक वृत्ताकार पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव करे इसके चारों ओर। इलेक्ट्रॉन मूव करे इसके चारों ओर, और इसे नाम दिए, इसको कहा जाता है ऑर्बिट, है ना। लेकिन ये नहीं बताया था रदरफोर्ड कि वो ऑर्बिट में घूमता है किसे, इसे कहा जाता है ऑर्बिट या सेल या एनर्जी लेवल। यानी इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते पर घूम रहा है एक वृत्ताकार पाथ पर, उसे कहा जाता है क्या, कक्ष, और कहा जाता है सेल, और कहा जाता है ऊर्जा स्तर, ठीक है। यहां लिख दिए एनर्जी लेवल का मतलब। अब आगे बताया था इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है वो बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व करता है। क्या, हाई वेलोसिटी, यानी उच्च वेग। उसके बाद साइज ऑफ ऑर्बिट के बारे में बताया था, साइज ऑफ ऑर्बिट यानी कक्ष का आकार। Each orbit have fixed or definite amount of, each orbit have fixed radius, sorry, and definite amount of energy. सभी ऑर्बिट का कोई ना कोई फिक्स रेडियस था, है ना। ऑर्बिट भी अपने जगह पर फिक्स था, ये कहना चाह रहा था, ठीक है। जो भी था, अब अगर इलेक्ट्रॉन पहला ऑर्बिट में इतना दूर पर हो तो हमेशा पहला इलेक्ट्रॉन इतना ही दूर पर रहेगा, ठीक। प्रत्येक कक्षा का निश्चित ऊर्जा और त्रिज्या होगा, प्रत्येक कक्षा का निश्चित ऊर्जा वो त्रिज्या होगी। पहला ये चीज, पहला उसने बताया था ऑर्बिट और एनर्जी लेवल का बारे। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, ठीक है, एक डिस्क्रीट क्लोज पाथ में, एक बंद वृत्ताकार पथ में, क्या, जिसने उसने क्या नाम दिया था, ऑर्बिट। दूसरा बताया था ऑर्बिट के एक निश्चित एनर्जी भी होता है, उसका एक फिक्स एनर्जी होता है और एक फिक्स रेडियस पर वो शिफ्ट रहता है। जैसे पहला ऑर्बिट हमेशा उसी रेडियस पर रहेगा, ठीक, इसका रेडियस हमेशा फिक्स रहेगा। इन ऑर्बिटों को नाम दिया, इन ऑर्बिटों का नाम दिया अलग अलग तरह से, KLMN यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ठीक। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, तो पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट। मान लीजिए पहला ऑर्बिट को नाम दिया KLM, वैसे आगे बढ़ जाएगा, या इसको और में कुछ और भी नाम दे सकते हो, 1 2 3 ... और बताइए, इसका वाला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक। सेकंड नंबर का पॉइंट था ना, हाँ। अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट है ना, कक्षों की संख्या, कक्षों की संख्या, अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगी, जैसे एक नंबर, फिर दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर, तो साइज एंड एनर्जी, तो ऑर्बिट का जो आकार होगा, साइज एंड एनर्जी
है ना। तो साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, कक्ष का आकार वो ऊर्जा, ठीक है। ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगी, जैसे जैसे ऑर्बिट की संख्या बढ़ती है, तो ऑर्बिटों का क्या ऊर्जा और आकार भी बढ़ता है। पहला क्या, एक ऑर्बिट होता है जिसमें न्यूक्लियस जिसके चारों ओर घूमते रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए फिक्स्ड डिस्क्रीट पाथ, क्लोज पाथ, ठीक है। नाभिक की चारों ओर एक कोई फिक्स यानी निश्चित वृत्ताकार गति में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जिसे कहते हैं क्या, ऑर्बिट, सेल या एनर्जी लेवल। उस ऑर्बिट के साइज के बारे में बताएं। इच ऑर्बिट है फिक्स्ड रेडियस एंड डेफिनेट साइज, सभी के सभी ऑर्बिट का कोई एक फिक्स एनर्जी भी होगा और डेफिनेट साइज भी, डेफिनेट एनर्जी भी होगा और डेफिनेट साइज भी होगा, ठीक है। उसके बाद बताएं नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर इंक्रीज करता है, ठीक है, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, तो साइज और एनर्जी, ऑर्बिट का जो एनर्जी होता है वो भी इंक्रीज करता है। ये सब चीज़ें रदरफोर्ड ने बताई थी, ठीक। तो मुझे किधरों मिटाना होगा, किधर मिटाऊं मैं, अगला जो था स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। स्टेशनरी ऑर्बिट यानी स्थिर कक्ष या कोई निश्चित कक्ष। इसने कहा जब इलेक्ट्रॉन इन फिक्स ऑर्बिट में घूमेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं करेगा। जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूमेगा तो हम लोग सबसे पहले रदरफोर्ड ही बोला था ना, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इट लूजेज एनर्जी। ये एनर्जी को क्या कहते हैं, खो देता है, तो एक समय न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाता है। तो बोर मॉडल इसका कारण बताया कि इस फिक्स ऑर्बिट में यदि इलेक्ट्रॉन घूमेगा, स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमने से एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्थिर होगा। और ऐसा कब होगा, इफ इट रिवॉल्व इन ए फिक्स ऑर्बिट, इन ए फिक्स ऑर्बिट, यदि यह एक निश्चित कक्षा में घूमेगा। थोड़ा देर पहले बताए थे इच ऑर्बिट का भी एक एनर्जी लेवल होता है, तो ऑर्बिट का जो एनर्जी होता है वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन को क्या एक्सेलरेट कर देगा। मैं इसे मिटा रहा हूं। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा उस ऑर्बिट का ही खुद ना खुद कुछ एनर्जी होगा जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी को लूज होने नहीं देगा, ठीक, और इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते रहेगा। क्वांटाइज्ड ऑर्बिट, क्वांटाइज्ड ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, है ना। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करेगा। ओनली क्वांटाइज्ड ऑर्बिट, क्वांटाइज्ड ऑर्बिट में घूमेगा, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलना चाहे, एंगुलर मीन एंगुलर मोमेंटम MOMENT ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होगा h/2π, है ना, इलेक्ट्रॉन का। और जिस ऑर्बिट में घूमेगा वो तो पता नहीं, इसीलिए n लगा देते हैं, ठीक। तो जो ऑर्बिट में n = 1 n = 2 तो nh/2। तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा, मैं नीचे वाला मिटा दूं। अब देखिए एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है
एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है इनरेशिया इनटू ओमेगा, ठीक है। और इनरेशिया को मास के बराबर बोल सकते हैं और ओमेगा भी इंटू आर होता है, तो एम भी आर। फिजिक्स का टॉपिक है, बाद में कराऊंगा फिजिक्स में। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम भी आर इक्वल टू क्या हो जा रहा है, एन एच बाई 2 एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मैं बोल दे रहा हूं, फिर नहीं लिखा रहा हूं। भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वेग, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आर क्या है, रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, है ना। कक्ष का त्रिज्या। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक स्थिरांक या नियतांक 6.625 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकेंड, है ना। याद रखें, कभी कभी इसका यूनिट पूछता है। और एन तो नंबर ऑफ ऑर्बिट है। तो चौथा जो पॉइंट बताता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्वांटाइज्ड ऑर्बिट पर रिवॉल्व करेगा। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करेगा ओनली इन क्वांटाइज्ड ऑर्बिट, क्वांटाइज्ड ऑर्बिट के। तो इसका मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाभिक के इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होगा वो NH/2π होगा। इसके बाद चौथा के बाद पांचवा पॉइंट लिखना है। पांचवा जो है एनर्जी चेंज इन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी चेंज इन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा बदलेगा, देखिए एक न्यूक्लियस है, ठीक, ये K सेल है, ये L सेल है। इसको लिख सकते हैं एनर्जी। इसका एनर्जी यदि E1 है तो इसका एनर्जी क्या होगा, E2। यहां इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां जाएगा, पहला ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट जंप करके, अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता पहला ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट, तो इसको एनर्जी क्या चाहिए इसको एनर्जी जरूरत है। अगर ये दूसरा ऑर्बिट से नीचे की ओर आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा। एनर्जी ऊर्जा कभी अब्जॉर्ब करता है ना, अवशोष। ऊर्जा क्या होता है, अब्जॉर्ब मतलब अवशोषण ना। कभी इमिट करता है, उत्सर्जित करता है। तो जब ये अब्जॉर्ब करेगा तो ये जंप करेगा इनर टू हायर, ये जंप करेगा इनर ऑर्बिट, इनर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। जब ये ऊर्जा का अवशोषण करेगा तो ये जंप करेगा, ये कूदेगा कहां से, निचली कक्षा से ऊपरी कक्ष, है ना, अंदर वाला कक्ष से बाहरी कक्ष में। अंदर की कक्ष बाहरी कक्ष में, जगह नहीं है फिर लिख देता हूं, मैं बता दे रहा हूं, लिख लीजिए। और जब ये इमिट करेगा तो जंप करेगा आउटर ऑर्बिट, बाहरी कक्ष से आउटर ऑर्बिट टू इनर, ठीक है, ऑर्बिट। तब ये जंप करेगा कैसे, बाहरी कक्षा से अंदर वाला कक्षा में। तो देखिए ये कोई है, मैं यहाँ फिगर से पूरा चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। ये इसका एनर्जी क्या होता है, E1, इसका है E2। इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, जंप करके यहाँ पहुँचा तो इसको एनर्जी क्या चाहिए, ये एनर्जी अवशोषण करेगा, ठीक है। ये एनर्जी लेगा मतलब प्लस चार्जेज। जब ये इधर से इधर आएगा, देखिए एरो इधर लगाएं, और जब ये बाहरी कक्षा से अंदर की ओर आएगा तो ये एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा, घटाएगा अपने, ठीक है, इमिट करेगा, उत्सर्जित करेगा, ठीक। ये सारा कहानी था। और एनर्जी का जो इमिटेशन या अब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, उत्सर्जन या अवशोषण होगा, वो क्वांटा के फॉर्म में होगा। तो मैं लिख रहा हूँ एनर्जी इमिट और अब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा।
जैसे लाइट ट्रेवल करती है ना, तो लाइट कंटिन्यूस नहीं आती है, ठीक है, लाइट कंटिन्यूस नहीं आती है, तो लाइट के एक छोटे छोटे पैकेट के रूप में आता है, ठीक है। तो ये छोटा छोटा पैकेट, लाइट के जो पैकेट होता है ना, इसी को यूनिट ऑफ लाइट इसको बोलते हैं। ऊर्जा की जो इकाई है सबसे छोटा, उसको बोला जाता है क्वांटा या फोटोन। तो क्वांटा या फोटोन के फॉर्म में होगा, ठीक है। ऊर्जा का जो अवशोषण या उत्सर्जन होगा वो क्वांटा के रूप में होगा। इससे एक इक्वेशन बना, डेली बराबर एच न्यू, पहला इक्वेशन दिया। मैक्स प्लैंक ने बताया था किसी भी फोटोन का एनर्जी कितना होगा, एक फोटोन का एनर्जी कितना होगा, एक फोटोन का। तो एक फोटोन का एनर्जी यही होता है कि अंदर से एक सेकंड में जितना क्या फ्रीक्वेंसी पार हो जाए, जितना न्यू पार हो जाए, फ्रीक्वेंसी पार हो जाए। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताता है, एनर्जी वही होता है जो एक सेकंड में जितना फ्रीक्वेंसी पार हो जाता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जो एक सेकंड में जितना वेवलेंथ क्रॉस कर जाता है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया था एच म्यू करके, तो वही जो एनर्जी जो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, डेल ई बराबर क्या हो रहा है, एच वी। और ये डेली बराबर एच वी और कुछ नहीं है, ये पहले दूसरे ऑर्बिट का एनर्जी माइनस पहले एनर्जी का एनर्जी। तो ये जो डेल ई क्या है, E2 माइनस E1, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करेंगे। डेल ई बराबर एच न्यू बराबर E2 माइनस E1। ये बताया कि जब भी इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट जाएगा तो कितना एनर्जी लगेगा, दूसरा ऑर्बिट की एनर्जी माइनस पहला ऑर्बिट की एनर्जी। तो जो डिफरेंस होगा उतना ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन को जंप करने के टाइम लगेगा। और इलेक्ट्रॉन अगर बाहरी कक्षा में जंप कर रहा तो लगेगा, और इलेक्ट्रॉन यदि अंदरूनी कक्षा में जंप कर रहा तो इलेक्ट्रॉन उतना एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा, उत्सर्जित करेगा। जब भी किसी एटम में, ठीक है, जब भी किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आउटसाइड चल जाता है, तो इस केस में जब वो जहां है वहीं है, तब इस स्टेट को बोला जाता है ग्राउंड स्टेट। अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले करके आउटसाइड चल जाता है, ठीक, तो इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। इसने यही बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक क्वांटाइज्ड ऑर्बिट पर घूमता है, जिसका खुद में उस ऑर्बिट का अपने आप में ही एक एनर्जी होता है, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लूज नहीं होता है, वो घूमते रहता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा और वो कोलैप्स नहीं करेगा, ठीक है। तो इतने सारी चीज़ों के बाद मैं विजुलाइज देखता हूँ। चलिए, बोर मॉडल में देखते हैं क्या क्या पढ़ा है आपको। जब जे थॉमसन वर्क किया, उसके बाद रदरफोर्ड वर्क किया। रदरफोर्ड के वर्क में स्टेबिलिटी ऑफ एटम को डिफाइन नहीं कर पाया था, इसी कारण से एक डेनिश साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था बोर। वो अपना मॉडल को प्रस्तावित किया, जिसका बेस था किसमें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बेस में। और उसी के मॉडल को जानते हैं, निल्स बोर हैड हेल्प टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, ठीक है। इट शोड द एटम इलेक्ट्रॉन इन रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज सेंटर। इसने बताया था जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर के चारों ओर, उसने बताया था। लेकिन एनी पार्टिकल्स इन अ सर्कुलर मोशन वुड अंडरगो लूज एनर्जी, ठीक। तो जो भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमेगा वो एनर्जी लूज करेगा, एक समय वो न्यूक्लियस में घुस जाएगा तो और एटम कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो रियली में होता नहीं है। तो निल्स बोर ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, तो उसी को बोला जाता है बोर मॉडल ऑफ एन एटम। इसने बताया था एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमेन फिक्स। इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होता है वो रिमेन फिक्स होता है, क्योंकि वो एक स्टेशनरी ऑर्बिट, एक फिक्स ऑर्बिट में घूमता है। ईच ऑफ द ऑर्बिट आर हेल्ड इन ए फिक्स डिस्क्रीट विद द डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस। और ये ऑर्बिट हमेशा एक फिक्स डिस्टेंस में रहता है। दिस ऑर्बिट फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी आर नॉन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। इस ऑर्बिट के एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रहता है, जिसे क्या कहा जाता है, एनर्जी लेवल कहा जाता है। वो इन एनर्जी लेवल को नाम देना शुरू किया, KLMN या 1 2 3 4, जो भी आगे बढ़ते जाएगा। अब रदर बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इससे। इसके बाद एक बोर बरी का स्कीम आता है, ठीक, जिसमें कौन सा ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो बता रहा है। ये बोर मॉडल ऑफ एन एटम था, वो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम था, ठीक है।
वो ऐसे ही घूम रहा था, पता नहीं कहाँ घूम रहा था, ये बताया कि एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है। नील्स बोर को इसीलिए नोबेल प्राइज मिला था इसी काम के लिए 1922 में। बोर मॉडल ऑफ एन एटम सजेस्टेड दैट an atom consists of positively charged nucleus and the electron revolve around the special orbit called discrete orbit or energy level, है ना। जो भी एटम होता है उसमें एक पॉजिटिव चार्ज कंसिस्ट करता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, जिस ऑर्बिट में लगाता है उसको डिस्क्रीट ऑर्बिट या एनर्जी लेवल कहते हैं, ठीक है। असतत होता है इसके अंदर। द एनर्जी ऑफ द डिस्क्रीट ऑर्बिट रिमेन फिक्स्ड, और उस ऑर्बिट का जो एनर्जी होता है वो भी फिक्स्ड होता है, ठीक है। और जैसे जैसे सेल बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ेगा। द एनर्जी लेवल आर रिप्रेजेंटेड बाई 1 2 3 4 KLMN। जो एनर्जी लेवल उसको नाम से दिखाया गया KLMN फॉर्म इन द सेंटर। और ऐसे कुछ खास है नहीं, बट गोट द नोबेल प्राइज बोर जो 1922 में अपना नोबेल प्राइज मिला उसको 1922 में।